आपको मेरठ में हुए एक हत्याकांड के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। और आज ही एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस हत्याकांड के पीछे काला जादू और अंधविश्वास भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने अब तक इस घटना के बारे में सुन लिया हो, देख भी लिया हो। यह घटना 3 मार्च को हुई थी, जब 26 साल की एक महिला मुस्कान ने अपने स्कूल के समय के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और पति के शव के 3 टुकड़े करके उसे एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। पुलिस का कहना है कि 29 साल का सौरभ राजपूत लंदन में काम करता था और वो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए 24 फरवरी को भारत आया था, लेकिन उसे इस बात की कोई बिल्कुल भनक भी नहीं थी कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस बार उसकी हत्या कर देगी। जिस तरह सौरभ के सिर और उसकी हथेलियों को काटा गया, उससे लगता है कि इस हत्या के पीछे काला जादू और कुछ अंधविश्वास भी हो सकता है। असल में 28 साल का साहिल और 26 साल की मुस्कान बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और दोनों के बीच उस समय काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद जब मुस्कान ने स्कूल को छोड़ दिया, तब वो साहिल से दूर हो गई और उसके जीवन में एक नया लड़का आ गया जिसका नाम था सौरभ। वर्ष 2016 में जब मुस्कान सिर्फ 17 साल की थी, तब उसने अपने माता पिता को यह बताया कि वो सौरभ से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। और सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में था और लंदन में उसकी पोस्टिंग थी। मुस्कान का परिवार निसंकोच इस लव मैरिज के लिए तैयार हो गया, लेकिन सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था और इसी वजह से सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की और दोनों मेरठ में एक किराए के मकान में रहने लगे। आज से 4 साल पहले वर्ष 2021 में पहली बार सौरभ को उसके मकान मालिक ने यह बताया कि उसकी पत्नी मुस्कान और साहिल का एक अफेयर चल रहा है और इसके बाद सौरभ ने तलाक लेने के लिए अदालत में अर्जी भी लगाई। लेकिन मुस्कान तलाक के लिए तैयार नहीं हुई और उसने सौरभ को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अब कभी भी अपने बॉयफ्रेंड साहिल से ना तो मिलेगी और ना ही कभी उससे बात करेगी। और सौरभ ने मुस्कान को एक और मौका दे दिया इस वापसी का। लेकिन मुस्कान ने सौरभ के लंदन जाते ही साहिल से फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया और इस शादी में सौरभ राजपूत को हर दिन लगातार पहले दिन से ही धोखे मिलते रहे। इसके बाद 24 फरवरी को सौरभ अपनी 6 साल की बेटी के जन्मदिन के लिए लंदन से भारत आया और 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव के 3 टुकड़े करके उसे एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। इस घटना में काले जादू का शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि साहिल ने सौरभ के सीने पर पहला चाकू मुस्कान से चलवाया और साहिल बार बार मुस्कान से यह कहता था कि उसे ही सौरभ की हत्या करनी है। यह एक बड़ी बात है कि ये लोग सौरभ की हत्या नहीं करना चाहते थे बल्कि उसका वध करना चाहते थे। वो ये कहता था कि हत्या नहीं, मैं सौरभ का वध करूंगा। और साहिल के कहने पर मुस्कान ने भी सौरभ के सीने पर बैठकर उस पर चाकू से कई वार किए और बाद में साहिल ने सौरभ की दोनों हथेलियों को भी काट दिया। पुलिस का कहना है कि साहिल शराब और गांजे का नशा करता था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो एक ड्रग एडिक्ट था और उसे साहिल के कमरे की दीवार पर, यानी पुलिस जब साहिल के कमरे में गई तो साहिल के कमरे की दीवार पर उसे कुछ इस तरह की सैटेनिक पिक्चर्स भी मिली और इनका मतलब होता है पिशाच की तस्वीर। इस तस्वीर के ठीक ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार है और इस पर भी 5 बार 6 लिखा हुआ है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर वही लोग लगाते हैं जो ब्लैक मैजिक यानी काले जादू में विश्वास रखते हैं। और इसी कमरे की एक और दीवार पर 2 हाथ भी बने हुए हैं और एक दीवार पर
भगवान शिव की तस्वीर भी बनी हुई है। ऐसा शक है कि साहिल ने सौरभ की हत्या करने के लिए काला जादू किया था और इसका एक कारण यह था कि मुस्कान असल में साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी और ये कहानी जब आप सुनेंगे तो बड़ी उलझी हुई है। तो देखिए, एक तरफ सौरभ था जो मुस्कान का पति था, जो धोखा मिलने के कारण अपनी पत्नी से अलग होना चाहता था, उसे तलाक लेना चाहता था उससे, लेकिन अपनी छोटी सी बच्ची के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। बच्ची की खातिर लगातार मुस्कान के साथ रहता रहा। दूसरी तरफ मुस्कान साहिल को अपना बॉयफ्रेंड तो कहती थी, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती थी और शादी की बात को वो बार बार टाल देती थी। और ऐसा कहा गया कि इसी के बाद मुस्कान ने साहिल ने पहले मुस्कान पर काला जादू किया और फिर इसी काले जादू में सौरभ की भी मुस्कान से हत्या करवा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सौरभ से शादी करने के बाद मुस्कान की साहिल से दोबारा मुलाकात हुई, तब साहिल ने उसे यह बताया कि वो अपनी मर चुकी मां से बातें करता है। तो यह बड़ी अजीब सी बात है। साहिल की मां अब जिंदा नहीं है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं अपनी स्वर्गवासी मां से लगातार बात करता हूं और मेरी मां मुझे लगातार बताती है कि आगे क्या करना है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि ये दोनों लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, ये दोबारा मिले कैसे। स्कूल का एक रीयूनियन हुआ जिसमें दोबारा से उस स्कूल में पढ़ने वाले जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए और उस स्कूल रीयूनियन के बाद ये दोनों लोग एक दूसरे से मिले वापस और फिर इन्होंने बातचीत शुरू कर दी और फिर इनका एक नया संबंध बना। अब देखिए, साहिल क्यों कहता था कि वो अपनी मां से बात करता है। उसे विश्वास था कि उसकी मां लगातार उससे बात कर रही है और इसी बात का फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की दिवंगत मां के नाम से पहले एक अकाउंट बनाया और फिर उस अकाउंट से साहिल की स्वर्गवासी मां बनकर वो साहिल से बात करती थी। साहिल अपनी मां की मौत से इतना सदमे में था कि उसने बिना कुछ समझे ये मान लिया कि उसकी मां ने ही वाकई में उससे बात करने के लिए स्नैपचैट पर यह अकाउंट बनाया है और उसकी स्वर्गवासी मां स्नैपचैट के जरिए उसे संदेश भेज रही है और अब वो यानी साहिल की मां उसका अच्छा बुरा सब स्नैपचैट के जरिए उसे बताती थी। सच्चाई ये थी कि स्नैपचैट पर यह अकाउंट मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल फोन नंबर से बनाया था और वो साहिल को उसकी मां बनकर यह मैसेज भेजती थी कि साहिल के लिए मुस्कान से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती और साहिल को मुस्कान से दोस्ती कर लेनी चाहिए और साहिल को मुस्कान की हर बात माननी चाहिए। ये बातें लिखकर तो मुस्कान ही भेज रही थी, लेकिन साहिल को लगता था कि उसकी स्वर्गवासी मां ये बातें उसको बता रही है। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि साहिल और मुस्कान की दोबारा मुलाकात कैसे हुई, जो मैं आपको बता रहा था। असल में स्कूल के बाद दोनों एक दूसरे से दूर चले गए, लेकिन कुछ साल के बाद स्कूल में रीयूनियन हुआ और उसी में मुस्कान फिर से साहिल से मिली और उसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जो लड़का इतना नशा करता है, जिसकी इतनी बुरी हालत है, उसके पास पैसे तक नहीं, उस लड़के के साथ अफेयर करने के लिए मुस्कान ने अपने इतने अच्छे खासे पति को धोखा क्यों दिया, जो लंदन में काम करता था। तो इसका कारण यह था कि सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज़्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ। सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय नहीं था। दूसरा कारण यह है, मुस्कान का यह आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला, जिससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए और इन मतभेदों के कारण दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा होने लगी। तो देखिए, हर तरफ झूठ ही झूठ है। अगर ये बात सही है तो सौरभ भी लगातार उससे झूठ बोल रहा है। उसे कह रहा है कि मैं मर्चेंट नेवी में अच्छी खासी नौकरी करता हूं,
जबकि वो लंदन में शायद कोई ऐसी नौकरी नहीं करता था। वो भी इससे झूठ बोल रहा है और पत्नी भी अपने पति से झूठ बोल रही है। दोनों तरफ से धोखे हैं। इस हत्याकांड के बाद अब मुस्कान के माता पिता खुद ही मुस्कान को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं और वो कहते हैं कि उनकी बेटी ने उनसे भी जीने का हक छीन लिया है। यानी एक अलग जो कहानी है वो ये है कि अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद भी जो परिवार हैं वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इस मामले में लड़की का परिवार लड़के के साथ है। लड़की का परिवार कहता है कि सौरभ एक बहुत अच्छा लड़का था और सारी गलती मुस्कान की है और मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मुस्कान का ही परिवार कह रहा है। क्या कहना है इस बारे में जो इस तरीके से ये घटना हुई है? गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था। हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज़्यादा नहीं मानता था। सूबी जो कहती थी वही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी। इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे फांसी। ऐसा आने वाले समय किसी के संग भी कुछ भी कर सकता है जी। होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, होनी चाहिए सौरभ के लिए होनी चाहिए। मेरी तरफ से कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ जी। उसे फांसी होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी में आप ये देखिए कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा। और मुस्कान के जो माता पिता हैं वो आज भी सौरभ के लिए आंसू बहा रहे हैं। उनकी पूरी हमदर्दी सौरभ के लिए है और वो कह रहे हैं कि सारी गलती मुस्कान की है, मुस्कान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब तक इस तरह के हत्याकांड में शव के टुकड़े टुकड़े करके आपने बहुत अलग अलग कहानियों में देखा होगा, घटनाओं में देखा होगा। कभी फ्रिज में रख दिया जाता है, कभी कुकर में रख दिया जाता है, कभी बैग में भरकर लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन पहली बार किसी घटना में एक शव को काटकर ड्रम में भरकर सीमेंट के साथ चिनकर उसे लगाया गया है। इस घटना में सबसे बड़ी बात यह पता चली कि 3 मार्च को सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल एक कैब बुक करके हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए निकल गए और जब उनके पैसे खत्म हो गए तब मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने और साहिल ने सौरभ को जान से मार दिया है, सौरभ अब जिंदा नहीं है। और इसी के बाद मुस्कान के ही माता पिता पुलिस के पास गए और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कर दी है। यहां मुस्कान के माता पिता की तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने इस अपराध में अपनी बेटी का साथ नहीं दिया और अब वो उसके लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिल के किराए के उस कमरे पर जहां पर वो पिछले कुछ समय से रहा करता था। अंदर हम आपको लेके चलते हैं साहिल के कमरे के अंदर ताकि समझा जा सके कि आखिर साहिल क्या सोचता था। और इस तस्वीर के ऊपर बनी वो उन चित्रों को देखिए जो उसने वहां पर बनाया हुआ है। किस तरीके की सोच थी, क्या अंधविश्वासी सोच थी, ये पुलिस की जांच में ये एंगल भी है क्योंकि इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। ये आप यहाँ पर जो तमाम तस्वीरें हैं उसको देख करके किसी की मानसिक दशा की स्थिति समझी जा सकती है। सौरभ के कत्ल की बात कब और किसके दिमाग में पहले आई, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था, पूरे घर की सफाई की उन्होंने रात में ही। कितने टुकड़े थे सर?
शव के 3 थे, एक तरह से ये गर्दन थी, 2 हाथ थे, बस ये 3 थे बस, 3 या मतलब दो ही एक तरह से मानोगे। इसमें दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम में, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था, ये वापस लेके आते हैं ये लोग, बॉडी को सरका के बेड से निकाल के उसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर, ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। इस अपराध की कहानी से आपको क्या पता चलता है? ये तो पता चलेगा ही कि ये कलयुग है, और कलयुग में रिश्ते जो हैं आजकल के, वो झूठ और फरेब से भरे हुए हैं। अब हमारे देश में, हमारे समाज में नैतिक पतन हो चुका है, चरित्र लगातार हल्के हो रहे हैं, चरित्र लगातार कमज़ोर हो रहे हैं, रिश्तों में झूठ है, धोखा है, फरेब है। और अगर आपके पास अपने पार्टनर के लिए समय नहीं है, तब आपका पार्टनर आपके साथ कुछ भी कर सकता है, तब आपका पार्टनर गलत रास्ते पर भी जा सकता है। और इस कहानी में भी यही समझ में आता है। असल में रिश्ते बार बार अग्नि परीक्षा मांगते हैं, लेकिन ये कलयुग है। अब जब भी आप किसी रिश्ते की अग्नि परीक्षा में बैठेंगे तो ज़्यादातर लोग उस अग्नि परीक्षा में फेल ही हो जाएंगे। और इसमें भी अगर आप देखें तो सारे किरदार ऐसे हैं जो कि नैतिकता से बहुत नीचे चले गए हैं और चरित्र के मामले में भी बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन ऐसे में होता यह है कि सौरभ जैसे जो लोग होते हैं, वो अपनी शराफत की वजह से, अपनी माफ़ कर देने की आदत की वजह से बाद में हमेशा पछताते हैं। सौरभ को ये बात सारी पता थी और सौरभ चाहकर भी अपनी पत्नी से अलग नहीं हो पा रहा था और आखिरकार उसकी जान चली गई।